प्रश्न बैंक 2022 के 3 अंक के क्वेश्चंस। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले प्रश्न तीसरा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, अब अभिक्रिया की दर का मतलब इसको हम अभिक्रिया का वेग भी कह सकते हैं या अभिक्रिया की गति कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, या जिसको dx/dt से दर्शाते हैं। तो अभिक्रिया की जो दर है केवल एक अणु के सांद्रण, केवल एक अणु के सांद्रण मतलब केवल एक अणु होगा और उसका सांद्रण जो होगा उस पर निर्भर करेगी कौन, अभिक्रिया की दर। तो उसको हम कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होती है उससे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने कोई अभिकारक लिया है, मान लो कोई अभिकारक A है और ये अभिकारक जो A है ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। किस तरह से, ये देखिए अभिकारक A है और ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है और दर स्थिरांक K हमने लिखा है। तो हमारे पास अभिकारक कौन है, कैपिटल A है और ये केवल एक ही अणु है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक अणु है। तो अब एक अणु बोला था हमने, तो ये एक अणु है। अब इसका सांद्रण देखते हैं, इसका सांद्रण हम आगे लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, मतलब सिर्फ अभिकारक हमारे पास है और उत्पाद हमारे पास नहीं है। जब अभिकारक है तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक सांद्रण A है तो उत्पाद 0 होगा। और प्रारंभिक सांद्रण A है, उत्पाद 0 है कब, प्रारंभ में, मतलब जब समय स्टार्ट नहीं हुआ है उस स्थिति में प्रारंभ में अभिकारक का सांद्रण A है तो उत्पाद 0 है, मतलब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई। और जब अभिक्रिया ही शुरू नहीं हुई है तो उसका सांद्रण हम नहीं लेंगे। अब हम मान लेते हैं कि अभिक्रिया प्रारंभ हो गई है, यानी अभिकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित होना शुरू हो गया है। तो मान लेते हैं कि कोई समय t है और t समय पश्चात जो उत्पाद है वो हमको x मिलता है, उत्पाद का सांद्रण x मिलता है। तो t समय पश्चात या t समय बाद अभिकारक कितना बचेगा, हमारे पास प्रारंभ में अभिकारक A था, उसमें से x उत्पाद में परिवर्तित हो गया, तो इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा A - x। तो जो अभिक्रिया हमारी हुई है t समय बाद हमारे पास अभिकारक का सांद्रण है A - x, तो ये एक अणु है, ये इसका सांद्रण है। तो ये जो सांद्रण है इस पर निर्भर करती है अभिक्रिया की दर। तब हम क्या कहेंगे, ये देखिए अभिक्रिया की दर। तब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक के सांद्रण, या ये अभिकारक जो एक अणु है, एक अणु के सांद्रण इस पर निर्भर करती है। और इसकी प्रथम घात लिखेंगे क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया की दर समानुपाती A - x का सक्रिय द्रव्यमान यानी सांद्रण उसकी घात 1। तो हमने क्या कहा था परिभाषा में कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर मतलब ये केवल एक अणु के सांद्रण, एक अणु हमने A लिया है, उसका सांद्रण A - x इस पर निर्भर करती है, उसको हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और आप इसमें परिभाषा में ये भी जोड़ सकते हैं कि प्रथम घात के समानुपाती होती है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के, अभिक्रिया की दर अभिकारक के, यह अभिकारक है, सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होती है, ये भी आप कह सकते हैं। तो अभिक्रिया की दर को हम dx/dt से दर्शाते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर कोई नियतांक आता है k और यहाँ A - x है। इसको चाहो तो बड़े कोष्ठक में ही रख सकते हैं और इसकी घात कितनी है, 1 है। k क्या है, तो k एक समानुपाती नियतांक है या समानुपाती स्थिरांक है जिसे दर स्थिरांक कहते हैं। ठीक है।
अब इसमें उदाहरण भी देना था, तो ये उदाहरण हम वही लेंगे जो हमने वेग नियम में लिया था, वेग व्यंजक में लिया था पिछले क्वेश्चन में। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन देखा था उसमें भी हमने यही उदाहरण लिया था। तो एस्टर का जल अपघटन लेंगे। एस्टर क्या है? जिसमें COO ग्रुप होता है और जिसके दोनों तरफ कार्बन होते हैं। COO के इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है। कितने भी कार्बन हो लेकिन दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। तो ये जो COO ग्रुप है इसको हम कहते हैं एस्टर का जल अपघटन, मतलब जल के साथ क्रिया करेंगे। और जो एस्टर है जिसका नाम है एथिल एसीटेट, इस एथिल एसीटेट को हम जल के द्वारा अपघटित करेंगे। किस तरह से? तो ये यहाँ से अपघटित होगा, तो HOH के रूप में आप जल को लिख सकते हैं। जल को ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ऐसा लिख सकते हैं, तो H यहाँ जोड़ देंगे और OH यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, ये तीन जल नहीं है, ये एक ही है जिसको ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ पे ऐसा जुड़ते हुए इसको दिखाया है। तो एक मिलेगा CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल और दूसरा मिलेगा C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल। तो ये हमारा उत्पाद है। अब हमारे पास दो अभिकारक है, लेकिन इस अभिक्रिया में एस्टर के जल अपघटन में एक अणु ये है, या कुछ नहीं मतलब एक है, और एक अणु ये है, मतलब इसमें दो अणु हैं। इसमें दो अणु हैं, लेकिन इस अभिक्रिया में जल इतने अधिक मात्रा में होता है कि इसके सांद्रण का अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए अभिक्रिया की दर इस पर निर्भर नहीं करती, सिर्फ निर्भर करती है एथिल एसीटेट के सांद्रण पर। तो अभिक्रिया की दर समानुपाती CH3COO एथिल एसीटेट ये का सांद्रण, मतलब बड़ा कोष्ठक, और ये पूरा एक अणु है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है, तो इसकी घात आएगी 1। तो इस तरह से इस अभिक्रिया में अणु तो दो भाग ले रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया की दर केवल एथिल एसीटेट के सांद्रण पर ही निर्भर करती है। तो ये एक तरह से प्रथम कोटि अभिक्रिया है, या इसको आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया या आभासी एकाणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अभिक्रिया की दर dx/dt बराबर समानुपाती का चिन्ह हटा है, तो K CH3COO इसकी घात 1। तो ये जो उदाहरण हमने लिया है इसमें अभिक्रिया की दर केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है, या ऐसा कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसका उदाहरण हमने देखा। ये उदाहरण एक और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया या आभासी एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसमें भी आप ये उदाहरण ले सकते हो। इसके पहले जो वेग नियम लिया था उसमें भी ये उदाहरण लिया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका पेपर में आने की पूरी संभावना है। देखो, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर अभिक्रिया की कोटि लिखा है तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया के आणविकता तो अभिक्रिया के आणविकता। कभी कभी ये शब्द पहले आ जाता है, ये शब्द बाद में लिखा जाता है, तो ऐसे समय में हम जैसा याद किए रहते हैं वैसे ही लिख लेते हैं। लेकिन हमने ऐसा याद किया और ये शब्द अगर पहले आ गया तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि किसका अंतर कौन सा है। हालांकि आप इतना ध्यान रखेंगे, फिर भी आपको एक बता रहा हूँ कि आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता दोनों में अंतर देख रहे हैं। मैं यहाँ पे 4 अंतर आपको बताने वाला हूँ, इसमें से कोई भी आप 3 अंतर बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब देखो, इस उदाहरण से ही थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इस अभिक्रिया में एक अणु एथिल एसीटेट है और एक अणु जल है। इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो अभिक्रिया की आणविकता 2 है, लेकिन अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर कर रही है? केवल इसके सांद्रण पर, इस पर नहीं। तो अभिक्रिया की कोटि 1 है, 2 अणु भाग ले रहे। सीधा सीधा देख के जितने अणु भाग ले रहे अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता उतनी ही होती है, लेकिन जिसके सांद्रण पर या जिसका सांद्रण परिवर्तित होता है उस पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे तो अभिक्रिया की आणविकता 2 है, लेकिन अभिक्रिया की दर केवल इसके सांद्रण पर निर्भर कर रही है प्रथम घात के, तो अभिक्रिया की कोटि 1 है। यही से आपने समझ लिया होगा। तो यही पहला पॉइंट आपका है। इस तरह से देखें, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या, जैसे एस्टर का जल अपघटन जिनका सांद्रण बदलता है, एथिल एसीटेट का सांद्रण बदलता है और वो 1 है,
एथिल एसीटेट का एक अणु है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण बदलता है। और अभिक्रिया की आणविकता ये तो आप देखकर ही बता सकते हो। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, जैसे एस्टर के जल अपघटन में एस्टर का एक अणु और जल का एक अणु भाग ले रहा है, तो अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता 2 होगी। दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया की कोटि। इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसको प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ये एक प्रायोगिक पद है, ऐसा भी लिख सकते हो। यह केवल सैद्धांतिक पद है, इसको देखकर ही आप बता सकते हो। अभिक्रिया की कोटि का मान 0 हो सकता है, क्योंकि 0 कोटि की अभिक्रिया भी होती है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता 0 नहीं होती है। अभिक्रिया की कोटि जो है यह पूर्णांक के अलावा भिन्नात्मक हो सकती है। भिन्नात्मक मतलब प्रभाज्य के रूप में, बटे के रूप में हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता यह सदैव पूर्णांक होती है। तो इस तरह से अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण बदलता है, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, अभिक्रिया की आणविकता। इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं, यानी प्रायोगिक पद है, ये सैद्धांतिक पद है। इसका मान 0 हो सकता है, इसका मान 0 नहीं हो सकता। इसका मान केवल पूर्णांक होता है, लेकिन इसका मान पूर्णांक के अलावा भिन्न के रूप में, भिन्नात्मक या प्रभाज्य या बटे के रूप में हो सकता है। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।